नमस्कार जी। सुमन बाजपेयी जी, संतोष जी हैं, रोहित जी भी हैं हमारे साथ और काफ़ी लोग 16-17 लोग जुड़ चुके हैं। अशोक शुक्ला जी नमस्कार। अब थोड़ा हमें वक्त लग गया, मेरा कुछ हम भी हैं तो चलिए इसी बहाने कुछ बातें हो जाएं। तो मेरे लिए जो हमने जो टॉपिक चुना था वो था ऐतिहासिक साहित्य, चुनौती और जिम्मेदारी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, मेरा जो है हिंदी साहित्य में ये पदार्पण ही है। मेरी पहली ही किताब जो है वो अमृतसर 1919 छपी है। मैं एक मिनट लेके आता हूं। जी ये रही अमृतसर 1919 मेरी पहली ही किताब छपी है। और इससे पहले मैं नाटक लिखता था, अभी भी नाटक लिखता हूँ, और टेलीविज़न के लिए भी लिखता था, दूरदर्शन के लिए, जब यहाँ पर नहीं आया था कनाडा में। तो ये ऐतिहासिक साहित्य लिखने की जो प्रक्रिया है मेरी, वो 2013 में शुरू हुई थी। तो उस सिलसिले में जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, नमस्कार पूजा जी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और किस तरह की चुनौतियाँ मेरे सामने आईं उनको शेयर करना चाहता हूँ कि जब ऐतिहासिक साहित्य लिखना शुरू किया तो जो समझ थी ऐतिहासिक साहित्य की तब तक जो बनी थी, उसको बदलने में एक एक पूरा सफ़र था। तो मैं वो सफ़र आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ कनाडा में बैठकर अपने भारतीय और कनाडा वासी बंधुओं के साथ। नमस्कार आनंद जी। तो चलिए बात करते हैं चुनौती की, जैसे कि टाइटल में था चुनौती और जिम्मेदारी। तो चुनौती की बात करते हैं। पहले सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? सबसे पहली चुनौती तो आती है कि इतिहास की जो रिसर्च करनी होती है, जो शोध करनी होती है, उसके जो सोर्सेज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो लिखा किसने है और क्या उसकी प्रामाणिकता है। उस जो सोर्स है इतिहास का, उसको लिखने वाले का कोई बायस तो नहीं है, उसको देखने की चुनौती आती है। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी, ये जलियांवाला बाग के ऊपर जो मेरी किताब आई अमृतसर 1919, इससे पहले एक जो मैंने ऐतिहासिक नाटक लिखा था, वो इंग्लिश में लिखा था, उसका नाम था दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स। वो कामागाटा मारू की घटना के ऊपर था। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद आपने इतिहास की किताबों में 9वीं 10वीं में शायद पढ़ा हो कामागाटा मारू की घटना के बारे में। ये घटना जब हम वहाँ थे, जब मैं इंडिया में था, जब मैंने भी 8वीं या 9वीं की इतिहास की किताब में पढ़ा था, तो एक छोटा सा पैराग्राफ होता था इसके ऊपर कि एक जहाज था, समुद्री जहाज, जिसमें 376 भारतीय यात्री थे जो हिंदुस्तान से कनाडा गए। कामागाटा मारू जो कि एक जापानी जहाज है, जापानी नाम है, उस पर सवार होकर तो वो कनाडा आए और कनाडा में वैंकूवर के तट पर आए और वैंकूवर की सरकार ने उनको वहां नहीं आने दिया। उनको 2 महीने जो है वो वहीं खड़ा रहा जहाज, और खूब लंबी 2 महीने लंबी कानूनी लड़ाई चली और उसके बाद उसको जबरदस्ती करके वहां से निकाल दिया। हेलो संगीता। तो वो वापस आ गए। इतनी सी कहानी हमें बताते थे, कहते थे कि इससे भी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में थोड़ी सी एक किस्म की चिंगारी लगी थी उस समय, गदर मूवमेंट में इसका एक लिंक बनता था, लेकिन समझ नहीं थी मुझे। तभी पढ़ा था 1983-84 में जब 8वीं 9वीं में होते थे। ये घटना है 1914 की। तो 2014 में जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो मुझे कहा गया कि आप इसके ऊपर एक नाटक लिख दीजिए, हम इसकी शताब्दी मनाना चाहते हैं, तो हम उसके सिलसिले में एक नाटक करना चाहते हैं। तो ठीक है जी, हमने कर दिया। हमने नाटक लिखने का बीड़ा उठा लिया। पता नहीं था कुछ उसके बारे में, दिमाग में यही आता था कि यार कोई आपके घर में आया बिन बुलाए, आपने उसको नहीं आने दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हाय विकास। तो रिसर्च करनी शुरू की। अब जहां मैं हूं, वैंकूवर से 100 किलोमीटर दूर, तब मैं वैंकूवर में ही रहता था उस जमाने में, तो वहां पर इस घटना का बहुत बड़ा
जो है वो नैरेटिव चलता है। तो मैं यही सोच सोच के परेशान होता रहता था कि यार इतनी छोटे से पैराग्राफ को मैं क्या नाटक लिखूंगा। तो रिसर्च करनी शुरू की। जब रिसर्च करनी शुरू की, पुराने आर्काइव्स पे गए, तो पता लगा कि नहीं यार, ये तो कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं थे, इनका तो पूरा हक था यहाँ आने का। तो क्योंकि वो भारतीय कॉलोनी थी इंडिया, सॉरी इंग्लैंड की कॉलोनी थी इंडिया, और इंग्लैंड की ही कॉलोनी थी कनाडा, और इंटर कॉलोनी जो था वो एक कानूनी अधिकार था उनको आने जाने का, तो उनको पूरा हक था यहाँ आने का। सबसे पहले तो वो भ्रांति निकल गई। लेकिन फिर उसके बाद जब उसको और डिटेल में गया, उस समय की तस्वीरें निकाली, उस समय की अखबारें निकाली, तो फिर जो एक वहाँ जो मेन प्लेयर्स थे वो दिखने शुरू हुए। फिर नाटक का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। नाटक के पहले ड्राफ्ट में जैसा हम आमतौर पे ऐतिहासिक में मैं पढ़ता आया था, वैसा ही हुआ कि मैंने जो मेन प्लेयर्स थे, हॉपकिंसन था नाम का एक बंदा था, गुरदीप सिंह था जो उस जहाज को जिसने चार्टर किया था, और जो मेन प्लेयर्स थे उनको आधार पर रखकर कहानी कहनी शुरू कर दी। नाटक अपनी ओर से मैंने लिख दिया, पर उसको पढ़ के लगा कि यार ये बस ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री सी बना रहा हूँ, इसमें कोई नाटक वाली बात तो है नहीं। ये तो बस ऐसे ही जो इतिहास में लिखा है उसको थोड़ा सा पात्रों के मुंह से कहलवा दिया है, कुछ बात बनी नहीं। तो बहुत परेशान रहा। टाइम एक डेडलाइन थी, हमने इसको 1914 में प्रीमियर करना था उस साल के अंदर अंदर, और छुट्टियों में ही करना था। उसके बाद लिखना था जो भी लिखना था गर्मियों की छुट्टियों में। तो फिर एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जब जिससे मेरा पूरा का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया ऐतिहासिक, हाय मनीष, ऐतिहासिक नाटक लिखने के या ऐतिहासिक फिक्शन लिखने के सिलसिले में। वो ये हुआ कि 23 मई को ये जहाज वैंकूवर में आया था। उस दिन एक इवेंट रखा गया 23 मई 1914 को, एक छोटा सा याच को चार्टर करके उसमें लोगों को उन्होंने, हम लोगों को लेकर गए, और ठीक उसी जगह पे उन्होंने उस याच को खड़ा कर दिया जहां पर वो जहाज 2 महीने खड़ा रहा था। फिर वहां से मैंने वैंकूवर की ओर देखा। फिर मेरे अंदर वो फीलिंग आनी शुरू हुई कि कैसा लगता होगा उन लोगों को जो यहां 2 महीने खड़े हैं, और उनको वहां से चले हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। यानी 2 महीने वो सफर करके आए थे, बहुत लंबा सफर होता है समुद्र के रास्ते आने का। फिर 2 महीने से वो यहां खड़े हैं और उनको नहीं पता है कि उनकी जिंदगी कहां जाने वाली है। और लहरों के, दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स, यानी लहरों के पास वो जमीन, लहरों के पार वो जमीन, वो मुझे वहां से दिखी। तो फिर मेरे को उस जहाज में जो लोग मौजूद थे उनके साथ कनेक्शन बनना शुरू हुआ, और वो एक तरह का जिसे हम इंग्लिश में एपिफनी मूवमेंट कहते हैं वो था कि यार ये जो ऐतिहासिक जो मुझे लिखना है ना साहित्य, ये उन लोगों के नाम, जो जिन लोगों के नाम लोग जानते हैं उसके बारे में नहीं लिखना है, ये तो उनके बारे में लिखना है जिनके नाम लोग नहीं जानते हैं। 376 लोग थे उसके ऊपर, तो उसमें 376 कहानियां हैं। तो वो 376 कहानियों में से एक कहानी मैंने पकड़ ली। उसमें 5 औरतें थीं, 2 बच्चे थे, और बाकी सब मर्द थे। हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ज्यादातर सिख पंजाबी थे। तो उसमें से एक कहानी उन 5 औरतों की, हालांकि कनाडा के कानून के मुताबिक उस जमाने में भारतीयों को परिवार यहां लाने की परमिशन ही नहीं होती थी, फिर भी उस जहाज में 5 औरतें थी और 2 बच्चे थे। तो मैंने उस एंगल को पकड़ के, उस बच्चे को और उसको पकड़ के वो कहानी लिखनी शुरू की। तो वो नाटक जो था दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स, जब तक मैं उस शहर को समझ नहीं पाया था, उस सिचुएशन को समझ नहीं पाया था, मैं उस ऐतिहासिक, वो एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे समझ में आई कि ये ऐतिहासिक साहित्य लिखना सिर्फ ये नहीं है कि इतिहास में जो दर्ज बड़े बड़े नाम हैं उनकी कहानी कह दी जाए। मुझे इतिहास को देखने का दृष्टिकोण बदलना था। जो इतिहास किताबों में पढ़ते रहे हैं उसकी अपनी महत्ता है, ये नहीं कि उनकी महत्ता नहीं है, लेकिन उस इतिहास को जो लोग जी रहे हैं या जो लोग जीते थे उनको समझना पड़ेगा अगर ऐतिहासिक साहित्य लिखना है। ये बात मुझे समझ में आनी शुरू हुई।
तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, रिसर्च एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। फिर बात जब अमृतसर 1919 की आती है, ये 2016 में किस्सा शुरू हुआ मेरे साथ। 2016 में मेरे गुरु, जो मेरे पीएचडी के गाइड हैं, डॉक्टर परमिंदर सिंह संधू, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए इंग्लिश डिपार्टमेंट से, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था। वो मार्क्सिस्ट हैं, तो उन्होंने जलियांवाला बाग के को मार्क्सिस्ट एंगल से एनालाइज किया था, और उसमें उन्होंने कुछ तथ्य ऐसे दिए जिनको पढ़कर मुझे लगा कि यार, मैं पैदा तो अमृतसर में हुआ हूँ, सारी जिंदगी अमृतसर में रहा, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि ये जलियांवाला बाग में इतना कुछ हुआ था, ऐसी कहानी थी। ये हमें सिर्फ, जब मेरी पहली जो मेरी याद है जलियांवाला बाग जाने की, वो इतनी सी है कि मैं पिताजी के साथ गया था, जैसे सब लोग जाते होंगे, और 9-10 साल का रहा हूँगा। पिताजी ने बताया कि यहाँ पर जनरल डायर आया था, उसने यहाँ से गोलियां चलाई थी, यहाँ लोग थे, वो लोग इस तरह से मरे, और अब वहाँ पर एक स्मारक है, हम वहाँ पे घूमे होंगे। उस जमाने में कैमरे वैमरे तो हाथ में नहीं होते थे, तो फोटोग्राफ तो नहीं खींची थी, लेकिन याद है जब 9-10 साल का था तो पहली बार पिताजी के साथ गया। थैंक यू पल्लव जी। तो उसके बाद जब वो उसके बाद जलियांवाला बाग कई बार गया हूँ, अमृतसर में पला बड़ा हूँ, तो जलियांवाला बाग तो कई बार गया, लेकिन उस कहानी का नहीं पता था। सिर्फ इतना ही पता था कि 10 मिनट के लिए जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और 1000 के करीब लोग मर गए थे। फिल्मों में भी उसका जिक्र ऐसा ही आया, गांधी फिल्म में आया, रंग दे बसंती में आया। तो यही इतना ही था दिमाग में, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन जब वो रिसर्च पेपर पढ़ा तो देखा कि एक सवाल दिमाग में उभरा कि अमृतसर क्यों? रॉलेट एक्ट के विरोध में ये हो रहा था, तो रॉलेट एक्ट का विरोध तो पूरी कंट्री में हो रहा था, पूरे देश में हो रहा था, तो अमृतसर में क्यों ये सब हुआ? तो उस सवाल का जवाब ढूंढने में रिसर्च शुरू हुई थी, और वो रिसर्च फिर वीएन दत्ता की किताब पर पहुंची, जो जलियांवाला बाग के ऊपर पहली किताब आई थी। फिर आर्काइवल मटेरियल पे पहुंची, अखबारें पुरानी निकाली, दिल्ली आर्काइव्स में गया, लाइब्रेरियों की खाक छानी, लग जाते हैं, काफी लंबा चौड़ा रिसर्च लग जाता है। दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स में भी कम से कम 4-5 महीने लग गए थे, इसमें तो तकरीबन साल ही लग गया था। तो क्योंकि पकड़ना था ना कि जड़ कहाँ है सारी की सारी। उसके साथ जब वो एक चुनौती ये आती है कि इतना कुछ मिल गया है, अब इसमें से कहानी के अंदर क्या रखना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलते हैं जो लगता है कि यार ये इतना मजेदार तथ्य है, इसको जरूर डालना चाहिए। मैं आपको एक बताता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। 14 या 15 अप्रैल को, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं, लेकिन 14 या 15 के आसपास, 14 को ही हुआ था मोस्ट प्रॉब्ली। 14 को ही जनरल डायर श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में जाता है। अब ये तथ्य बहुत कम लोगों को पता है। उसको वहां ऑनर किया जाता है, और ऑनर करके उसको ऑनररी सिख बनाया जाता है। वो कहता है कि भैया मैं सिख नहीं बन सकता, मैं सिगरेट पीता हूं। तो उसको परमिशन दी जाती है कि तू अभी दिन में एक पी सकता है लेकिन बाद में तेरे को छोड़नी पड़ेगी। इमेजिन दिस, 100 मीटर दूर उस जगह से 24 घंटे या 48 घंटे पहले वहां पर जनरल डायर के ऑर्डर पर नरसंहार होता है, और सबसे इतनी मुकद्दस जगह पे जाके उसका सम्मान किया जाता है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य था, और उसके पीछे कहानी यही थी, क्योंकि उस समय जो थे, हेलो प्रतिमा, उस समय जो लोग थे, जो 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 कंट्रोल में थे श्री हरमंदिर साहब के, वो सब इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए नुमाइंदे होते थे, जिसको वहां का सरबराह या मैनेजर कहा जाता था। तो वो मैनेजर था अरूर सिंह, उसने इनको इस जनरल डायर को जो है वो सम्मानित किया जलियांवाला बाग। अब ये तथ्य मैं उसमें लाऊं या ना लाऊं, ये बहुत बड़ी, इस किस्म की चुनौतियां आती हैं। कई कई ऐसे रोचक तथ्य सामने आते हैं जिसमें समझ नहीं आती है कि इसको नाटक में इसको कहानी में रखा जाए या ना रखा जाए। तो खैर उसको मैंने नहीं रखा, क्योंकि वो 13 अप्रैल के बाद की घटना थी। तो मेरा जो अमृतसर 1919 का जो कहानी है वो 13 अप्रैल में खत्म हो जाती है। 13 अप्रैल की शाम को वो कहानी खत्म हो जाती है। तो मैंने उसको उससे आगे नहीं लेके आया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आती है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें मिलती हैं देखने को, लगता है कि ये सारी की सारी मुझे डाल देनी चाहिए, लेकिन फिर वही
बात आ जाती है कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मैं नॉन फिक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिक्शन लिख रहा हूँ। मुझे कहानी कहनी है, मुझे लोगों की भावना को जो इमोशनल ट्रांसफर है वो करना है, और उसके साथ साथ मुझे इतिहास भी देना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती जो सामने आती है। उसके बाद चुनौती आती है लोकेशन की, शहर की, जगह को समझने की। जैसे मैंने पहले बताया, दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स में मैं नया नया कनाडा आया था, मुझे पता ही नहीं था कि इस घटना की यहाँ पे क्या कनेक्शन है, इस घटना के लोग, यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसको समझने में बहुत टाइम लगा। अमृतसर में कुछ फायदा ये रहा कि वहां पला बड़ा था, तो गलियों में घूमे हुए थे, लेकिन फिर भी उस शहर के कैरेक्टर को मतलब इतना मुश्किल नहीं आई मुझे, क्योंकि मैं वहीं का था, वहाँ की भाषा समझता था, वहाँ के लोगों का सिस्टम समझता था, किरदार समझता था। कई पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसे लोगों से भी मिला इंटरव्यू के दौरान जिनके परिवारजन जो थे वहाँ पर मौजूद थे। और आप मुझे थोड़ी देर के लिए, मेरे को बैटरी इसमें लगानी पड़ेगी, 1 सेकंड के लिए मैं इसको ज़रा शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, क्या आप मुझे देख रहे हैं अभी? दिस इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। 1 सेकंड। लैपटॉप नहीं चला आज भाई लोगों, इसलिए मुझे ये फ़ोन पर करना पड़ रहा है। तो सारे के सारे जो देसी जुगाड़ है ना, मुझे लगाने पड़ रहे हैं। तो एक जस्ट गिव मी वन, अभी सेट हो गया। तो जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। सौरभ राजपूत जी पूछते हैं, क्या भगत सिंह और उनके साथियों में जबरदस्त विवाद हुआ था असेंबली में बम फेंकने को लेकर? सौरभ जी, ये इस उसके बाद की है। मेरी कहानी 1919 की है, जब भगत सिंह बहुत ही छोटे थे। मैंने इस बारे में कभी कोई अभी ना रिसर्च की है, और इस बारे में मैं जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है विवाद हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों में बातचीत होती थी। तो ऐसा नहीं कि वो वन वे ट्रैफिक चलता था वहाँ पे। एक लाइट जरा तंग कर रही है। हाँ, तो उनमें बातचीत होती होगी, विवाद भी हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे इस बारे में इतना अभी जिक्र नहीं है। मेरी जो शोध है वो यहाँ तक ही है, जलियांवाला बाग से ही रिलेटेड। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, शहर के चरित्र को समझना पड़ता है। दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स में भी ये दिक्कत आई थी कि मुझे शहर का चरित्र नहीं पता था, और मुझे, क्योंकि मैं नया नया कनाडा में आया था, कनाडा की कहानी थी, तो वैंकूवर को समझने में वक्त लगा था। लेकिन शहर का चरित्र मुझे अमृतसर में इतनी दिक्कत नहीं आई। कुछ मोहल्ले बदल गए थे वहां पर, इंटरव्यूज के दौरान पता लगा, लोगों से बात जब की। एक कैरेक्टर है नॉवल में, सुंदर सिंह नाम का। वैसे रिसर्च में एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जलियांवाला बाग में जितने भी लोग आखिरी सीन में शहीद होते के बारे में लिखा है, वो सब के सब उनके जो नाम हैं वो उसी लिस्ट से लिए गए हैं जो जलियांवाला बाग के शहीदों की लिस्ट थी। उनके साथ उनकी कहीं कहीं थोड़ा बहुत पता लगता था कि वो काम क्या करते होंगे, तो उसको थोड़ा ऐड कर दिया गया वहाँ पे। लेकिन उनकी कहानी नहीं पता किसी को, तो उसको थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज किया मैंने। लेकिन वो सारे के सारे नाम जितने भी जलियांवाला बाग के आखिरी, ये अमृतसर 1919 के आखिरी 15-20 पेजेस में जब वो नरसंहार हो रहा होता है, और जितने भी लोगों का उसमें जिक्र आता है, वो सबके सब असली नाम है। तो लेकिन शहर बदल जाता है, 100 साल पूरा हो गए थे, तो वहां पर पुराने लोगों से बात, मेरे अपने पिताजी से मैंने पूछा। एक उसमें जिक्र आता है नॉवल में, सलीमा नाम की एक वेश्या का या तवायफ का। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या यहाँ पे मुजरे होते थे अमृतसर में कभी? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, अभी आजकल उसको नहीं कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कंजरियों वाला मोहल्ला थे। तो वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था, जब तक मैं पैदा हुआ वो मोहल्ला खत्म हो चुका था, उसका नाम खत्म हो चुका था। लेकिन मेरे पिताजी के जो मेमोरी में वो था, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई कि प्रताप बाजार है। प्रताप बाजार मुझे पता था कहाँ है, वहाँ से आगे जाके एक होता था मोहल्ला, उसको कंजरियों वाला मोहल्ला बोलते थे। तो इस तरह से, हालांकि मैं उस शहर में पला बड़ा हूँ, उसके बावजूद भी उस शहर की नब्ज को पकड़ने के लिए थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी सारी रिसर्च भी करनी पड़ी। बहुत बड़ा हिस्सा मैंने नाटक का उन गलियों में बैठकर लिखा हुआ है।
मेरे मुंह से नाटक निकल जाता है, आई एम सॉरी। ये नॉवल है, मेरा पहला नॉवल है ना, क्योंकि पहले हमेशा नाटक ही लिखता रहा हूँ तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है नॉवल का, उपन्यास का, अमृतसर 1919 का, उन्हीं गलियों में बैठ के लिखा, क्योंकि वो आवाज़ें वहाँ पर, क्योंकि वो पुराना शहर बदला नहीं है, वो गलियाँ वैसी की वैसी ही हैं, लोग भी बहुत हद तक वैसे के वैसे ही हैं, लोग चलते भी वैसे हैं, खाते पीते भी वैसे हैं, बातें भी वैसी करते हैं। तो उसको उभार कर लेकर आना, और बहुत जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने मुझे इस बारे में बहुत सराहना भी की कि हाँ लगता है कि अमृतसर में ही घूम रहे हैं कहीं, तुम्हारी बात पढ़ के। संतोष जी पूछ रहे हैं, जनरल डायर की हत्या का प्रयास शायद खुदीराम बोस द्वारा किया गया था, शायद खुदीराम के जीवन वृत्त पर भी किताब लिखे। चलिए, पता नहीं भगवान ने क्या क्या लिखवाना मेरे हाथों, लेकिन जहां तक जनरल डायर की ताल्लुक है तो इस बारे में थोड़ी सी भ्रांतियां मैं दूर कर ही दूं अभी। जनरल डायर की हत्या का कोई प्रयास नहीं हुआ। जनरल डायर बहुत जल्दी ही इसके बाद इंग्लैंड चला गया था। इंग्लैंड में उसका भव्य स्वागत हुआ था। मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक अखबार है, उन्होंने जनरल डायर फंड शुरुआत किया था, और जनरल डायर को वहां पर पंजाब के का सेवियर, पंजाब के मसीहा के रूप में, पंजाब में गोरी औरतों को बचाने वाला मसीहा के रूप में उसका स्वागत किया गया था। और 26,500 पाउंड उस जमाने में, 26,500 पाउंड मॉर्निंग पोस्ट अखबार के उस जनरल डायर फंड में आम लोगों ने डाले थे। उसको सोर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। डायर को अंत तक कोई मलाल नहीं था। उसकी डायरीज मैंने पढ़ी हैं, उसने यही लिखा था कि जो भी किया वो मैंने साम्राज्य को बचाने के लिए किया, और उस वक्त उस सिचुएशन में मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। और डायर को किसी ने नहीं मारा। डायर खुद ही मर गया था 1926 में प्राकृतिक कारणों से। तो इसमें जब ही मैंने, वैसे ये बात तो बाद में करनी थी लेकिन संतोष जी ने पूछ लिया, तो चलो ये बात जिम्मेदारी की हमने, मैं पहले थोड़ा सा उसको प्रीपोन कर रहा हूं। एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उसमें एक कैरेक्टर था मित्रों का, आमिर खान की माँ। उसने कहीं गलती से कह दिया कि शहीद उधम सिंह ने डायर को इंग्लैंड में जाके मारा। अब पता नहीं राकेश ओम प्रकाश जिन्होंने ये फिल्म लिखी थी उनकी हिस्टोरिकल रिसर्च में गड़बड़ थी, या वो कैरेक्टर जो कि एक ढाबे वाली है उसको गलतफहमी हो गई थी। वो कैरेक्टर भी गलत बोल सकता है, इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आप आज भी जाकर अगर पॉपुलर कल्चर में पूछेंगे तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि शहीद उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को मारा था, जबकि डायर 1926 में मर गया था। और माइकल ओडवायर जो गवर्नर था पंजाब का, जिसने डायर को ऑर्डर दिया था कि गो एंड टीच द पीपल ऑफ अमृतसर अ लेसन, जाओ सबक सिखाओ अमृतसर वालों को, क्योंकि अमृतसर जैसा अपने नॉवल में है कि अमृतसर में किस किस्म के हालात बने हुए थे और किस तरह से उन्होंने गोरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो वो सबक सिखाने के लिए भेजा था उसको, ये कह कर कि जाओ और सबक सिखाओ। तो वो जो माइकल ओडवायर था उसको मारा था शहीद उधम सिंह ने। इतनी सी बात एक फिल्म में, और फिल्म क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत चली भी थी, वो इतनी पॉपुलर कल्चर में फैल गई कि मैंने एक बार एक रेडियो शो में, जो वो होता है ना रेडियो शो में वो जो करते हैं आप सवाल का जवाब दीजिए तो आपको ये इनाम देंगे, उसने पूछा कि डायर को किसने मारा, किसी ने बोला उधम सिंह ने मारा, उसने बोला ठीक है। और मेरे जैसा बंदा जो कभी रेडियो शो में फोन नहीं करता, मैंने उनको फोन करके बोला कि भैया क्यों इतिहास का बैंड बजा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम क्या कन्वे कर रहे हैं। आप अब रंग दे बसंत दोबारा देखिएगा, उसमें ये एक एक लाइन ने पता नहीं पूरी पूरी जनरेशन की हिस्ट्री बिगाड़ के रख दी। तो ये जिम्मेदारी है हमारी जो हम लिख रहे हैं ऐतिहासिक साहित्य की, एक एक घटना, एक एक नाम के ऊपर 10 बार, 15-15, 20-20 बार उसको समझ कर कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि बना हम भी एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट ही रहे हैं। चाहे ये कहानी है, हाँ कहानी है, लेकिन इसको भी जब पढ़ा जाए तो उसमें जो ऐतिहासिकता है उसकी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके चरित्र जो हैं, जो पात्र हैं, उस पर मैं आता हूं अभी, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं, उसमें तो काफी हद तक फिक्शनलाइज होती हुई, उसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए अगला बात आ गई, इंटरव्यूज भी मैंने कर लिए। अब हर इंसान का अपना भी तो एक इतिहास होता है ना, हमने भी तो एक इतिहास जिया है, मैंने भी तो इतिहास जिया है। मैं
अगर अपनी लाइफ को ही देखूं तो 1970 में पैदा हुआ था, तो 71 की जंग मेरे होते हुए, ये इमरजेंसी मेरे होते हुए लगी, पहली बार गैर कांग्रेस सरकार मेरे होते हुए बनी। उसके बाद 1900 मैं पंजाब में बड़ा हुआ, 1981 से वहाँ से आतंकवाद शुरू हो गया, 84 का ब्लू स्टार मैं अमृतसर में था जब हुआ, गोलियां चलती सुनी और देखी। 3 दिन तक और कुछ भी नहीं सुना सिवाय गोलियों और तोपों की आवाज़ों के, और पूरा का पूरा आतंकवाद जिया, मंडल कमीशन, ये सारी, जब ये इतिहास लिखा जाएगा और लिखा जा भी रहा है, उसमें मैं भी तो हूं ना, मैं जिंदा था ना जब मैं यहाँ आया था कनाडा में। और यहाँ पर जो पंजाब की समस्या को लेकर बातचीत होती थी उसमें मुझे अपनी कहानी नहीं दिखती होती थी। तो फिर एक चैलेंज ये भी है कि मैं अपनी कहानी को उसमें उससे कितना दूर रख सकता हूं, जो कि इतिहास मैं कहने जा रहा हूं। हालांकि मैं तो 1919 में नहीं था, मैं अमृतसर में तो था, मेरे रिश्तेदार थे। उसको, उससे खुद को तटस्थ करना जो है, अपने स्वयं के इतिहास को अपने से पहले घटे हुए इतिहास में देखना, लेकिन खुद को फिर भी उससे दूर रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक लाइन है अमृतसर 1919 में, जब गोलियां चलती हैं तो दूर दूर तक सुनती हैं, और वो बात मेरी मेमोरी में थी, क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब दरबार साहब हरमंदर साहब में आर्मी आई थी, तो मैंने 3 दिन तक, और मैंने क्या, पूरे अमृतसर ने 3 दिन तक कुछ नहीं सुना सिवाय गोलियों के। तो वो मेमोरी थी, उस मेमोरी को ट्रांसफर किया, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि मैं 1919 में नहीं था, मैं 1984 में था, तो 84 की वो मेमोरी को लेकर उसको 1919 में ट्रांसफर करना तो ठीक था, लेकिन खुद को उससे अलग रख पाना वो एक चुनौती है। वो एक पर्सनल लेवल पर ही रहती है, हर एक की अपनी अपनी होती होगी। मुझे ये चुनौती थोड़ी सी इसको करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम सभी ने वो इतिहास जिए हैं। मुझे याद है, मेरी माँ मुझे बोलती थी कि जब 1971 का जंग हुई थी, मैं 1.25 साल का था, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने ट्रेन कर रखा था कि जब वो सायरन बजता है तो कैसे बेड के नीचे घुस जाना है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, मैं जिंदा तो था और मैं ये सब कर रहा था। मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी माँ मुझे बताती है कि उन्होंने मुझे किस तरह से ट्रेनिंग दे रखी थी। तो ये सारे इतिहास हम लोगों ने जिए हैं, हमारे अंदर हैं। उससे खुद के इतिहास को उस इतिहास से दूर रखना, ये एक चुनौती आती है। दूसरा, फिर जब हम हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप्स बहुत चलते हैं जब हम ऐतिहासिक लिखते हैं। मेरा नॉवल शुरू होता है अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर की कोठी से, माइल्स इरविंग नाम था उसका। उसके नाम के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे, मैंने पता नहीं कितनी किताबों, कहाँ कहाँ कितनी अखबारें ढूंढी, माइल्स इरविंग के नाम के अलावा, डिप्टी कमिश्नर के नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। जो इंपॉर्टेंट चीज मिली वो ये मिली कि जब ये हत्याकांड हुआ तो माइल्स इरविंग जलियांवाले बाग में जनरल डायर के साथ मौजूद नहीं था। बस एक इतनी सी लाइन मिली थी कि वो वहां नहीं था। अब ये, इसने मुझे थोड़ा सा, और दूसरा जो एक ऐतिहासिक तथ्य सामने आया, मैं आपको तो कहानी किस तरह से ताना बाना कैसे बन जाता है, कि जनरल डायर के जो कागज थे ना, यानी जो कागजी कार्रवाई होनी थी, उसका जिक्र भी मैंने नॉवल में किया है, एक सीन में आता है। वो जो फॉर्मेलिटी थी कि अमृतसर शहर जनरल डायर के हवाले कर दिया जाए, वो फॉर्मेलिटी 14 अप्रैल को पूरी हुई थी। यानी 13 अप्रैल को जब जनरल डायर ने शहर का, यानी उसने तो 11 को वो आया था जलंधर से, उसने जब 11 अप्रैल को शहर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो उसके पास कागज नहीं थे। कागज लाहौर से लेट आए, लेकिन उसने उसको शहर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो ये एक डायनामिक बन गया, एक बाइनरी बन गई डायर और माइल्स की। माइल्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर है शहर का, उसके हाथ में शहर का कंट्रोल है। जनरल डायर बाहर से आता है और बिना कागज दिखाए शहर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और माइल्स कुछ नहीं कर पाता वहां से। और ये फैक्ट था कि माइल्स जो था वो वहां मौजूद नहीं था। तो माइल्स कहाँ था? जब ये कहाँ आता है उसका जवाब नहीं मिलता, वहां हम
कहानीकार आ जाते हैं तो हम अपनी कहानी बना लेते हैं। तो वो कहानी जो माइल्स एर्विन का कैरेक्टर है, एमिली एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी बीवी का नाम मुझे नहीं पता लेकिन मैंने क्रिएट कर लिया। उसकी शुरुआत हमें हमारी जिस तरह से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग इन द सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे हम किताबें पढ़ते हैं इतिहास की बचपन में, जैसे स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है या जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, तो एक बड़ा एक स्टीरियोटिपिकल सा एक सिस्टम होता है कि ये अंग्रेज अफसर है और ये जालिम है, और एक स्टीरियोटिपिकल सा कैरेक्टर अंग्रेज अफसर का ये भी होता था कि जो अच्छा वाला होता था, तो उसको देख के हमें वो होता था कि हाँ भाई ये तो अच्छा वाला गोरा है। इंसान 3 डायमेंशनल कैरेक्टर मुझे दिखते नहीं थे उसमें। तो इसकी शुरुआत जब मैंने की तो सबसे पहले जो एक सीन है वो माइल्स की सुबह जॉगिंग करने का है। फिर वो नेट प्रैक्टिस में देखता है कुछ गोरे अफसरों को क्रिकेट खेलते हुए, उसका भी मन करता है कि मैं भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लूँ, लेकिन टेंशन है शहर के अंदर, तो वो उसको इग्नोर करके अपनी कोठी में चला जाता है। तो एक छोटे छोटे इस किस्म के जो फिक्शनलाइज करने पड़ते हैं ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को, उसमें उनकी जो जितनी ओरिजिनलिटी जो असल में जो मौजूद है इतिहास में जो पन्ने, वो भी सच रहें और हम उसको स्टीरियोटाइप भी ना कर पाएं और हम उनको ह्यूमन इंसान के रूप में प्रस्तुत भी कर पाएं। ये एक अगली चुनौती जो रहती है मेरे पास। तो इंटरकल्चरल डायलॉग जो है वो इस नॉवल में कुछ हद तक है। हंसराज और माइल्स के बीच में काफी हद तक बातचीत रहती है। जो मैंने पहला नाटक लिखा था ऐतिहासिक दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स, उसका जो ताना बाना था वो इंटरकल्चरल जो संवाद है। यहाँ पर उस जमाने में जो यहाँ की गोरी पॉपुलेशन थी कनाडा की और जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, वो जो इंडियन लोग यहाँ आए हुए थे, उनके बीच में कोई संवाद था या नहीं था, या था तो कैसा था, उसको यूज करना, वो उसमें भी यूज किया था, इसमें भी यूज किया कि किस तरह से दो लोग जो कि भिन्न हैं अलग अलग कई मामलों में, जब वो बात करते हैं तो उसका जो बात का जो विषय उसमें लिए जाते हैं वो किस तरह से बातचीत होती है, तो उसको वो भी एक चुनौती होती है क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। हम लोग समझते हैं, जैसे जब इंडिया में थे, जब इंडिया थोड़ा सा ग्रो करना शुरू हुआ, एक और ऐतिहासिक बात, ग्लोबलाइजेशन भी हमारे टाइम पे हुई। तो ग्लोबलाइजेशन होनी शुरू हुई तो एक बाय द टाइम मैं 2009 में इंडिया से यहाँ कनाडा आया था, तो तब तक एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि भारत जो है वो काफ़ी हद तक दुनिया में लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ है, जानते भी हैं, लेकिन उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। मैं यहाँ आया तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप अमेरिका के 100 लोगों से पूछेंगे ना कि नक्शे के ऊपर भारत को चिन्हित कर दो, तो 5 ही कर पाएंगे। वैसे अमेरिका के वैसे भी लोग 5 से ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन मतलब एक जो मैं शायद अपने विषय से भटक गया हूँ थोड़ा सा, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है। तो जब दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में बातचीत करते हैं, मैं वो बात करता हूँ इंटरकल्चरल डायलॉग की बात कर रहा था, 2 डिफरेंट कल्चर से जुड़े हुए लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है, तो उस क्यूरियोसिटी को और उसी समय उस इग्नोरेंस को भी सामने लाना, वो भी एक चुनौती होती है। तो ये तो बात हो गई चुनौतियों की। थैंक यू। और कोई अगर इंफॉर्मेशन इस जलियांवाले बाग से रिलेटेड है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं और बताता हूँ आपको उसके बारे में, क्योंकि बहुत से तथ्य हैं जो मैंने इस नावल में नहीं लिखे, बिकॉज नावल की कहानी 13 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी और जो ये घटनाक्रम, नावल का जो घटनाक्रम है वो 30 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक का है। तो इतना ही समझ लियो कि जैसे हमारे जो पॉपुलर मेमोरी है उसके अंदर तो 10 मिनट की बात है कि जनरल डायर ने 10 मिनट गोलियां चलाई, सब 5:05 से लेकर 5:15 तक, लेकिन उसके पीछे की जो 15 दिन की अमृतसर की हलचल थी उसको नावल में तो मैं ले आया हूं, लेकिन उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट उसके बाद भी रहा, 2-3 हफ्ते और भी रहा। कुछ और भी ऐसी इतिहास में ऐसी चीजें आई सामने जो इस नावल में नहीं लिखी क्योंकि वो कहानी के पैरामीटर से बाहर चली जाती थी। अब आती है चुनौती, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जिम्मेदारी। चुनौती की बात तो हमने कर ली, बात करनी है जिम्मेदारी की।
तो जिम्मेदारी जो ऐतिहासिक साहित्य लिखने में दो तरह की है। एक तो जैसे मैंने कहा कि हम भी एक किस्म का एक ऐतिहासिक दस्तावेज ही लिख रहे होते हैं, ये चाहे फिक्शनल है, लेकिन इसके तथ्य के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। इसलिए वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि इस किताब को आपको पता छप गई, वो तो धन्यवाद राजपाल एंड सन्स का, मीरा जी का, जिन्होंने इतनी तेजी से इसको छापा भी और इतना प्रमोट भी किया, और ये छप गई है। अब ये कहीं जानी तो है नहीं, ये तो रहेगी जब तक प्रलय नहीं आती। तो इसको कभी ना कभी जब भी कोई भी पढ़ेगा तो उसमें जो ऐतिहासिक तथ्यों की बात हुई है वो सही होने चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं। तो वो किसी भी इसमें जितनी भी जब घटनाक्रम की मैं आपको बात बताऊं, जैसे जलियांवाले बाग की में मीटिंग हो रही थी डॉलर टेक के अगेंस्ट, तो ये पहली नहीं थी। जलियांवाले बाग में पहली मीटिंग 30 मार्च को होती है, दूसरी मीटिंग 6 अप्रैल को होती है। 30 मार्च को महात्मा गांधी ने कहा, भारत बंद का आह्वान दिया, हड़ताल का, फिर वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी, 6 अप्रैल को कर दी। अमृतसर 30 मार्च को भी हड़ताल करता है और जबरदस्त हड़ताल करता है। वहां से ये कहानी शुरू होती है, वहां से माइल सर्विंग की प्रॉब्लम शुरू होती है कि सारा शहर, सारी दुनिया में तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन अमृतसर ने 30 मार्च को भी हड़ताल कर दी, और 6 अप्रैल को जब बाकी सब ने की तब इन्होंने हड़ताल कर दी। और वो दोनों ही टाइम पर जलियांवाले बाग में बहुत से लोग, हजारों की संख्या में लोग तब भी थे, 30 मार्च को भी थे और 6 अप्रैल को भी थे, और फिर 13 अप्रैल को तो खैर आपको पता ही है। तो ऐतिहासिक दस्तावेज बना रहा हूं मैं, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, हमेशा से रही है। दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स में भी थी, अमृतसर 1919 में भी थी, आगे भी अगर कुछ ऐतिहासिक साहित्य में लिखूंगा तो रहेगी। तो कोई जो अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस जलियांवाले बाग वाली घटना का, वो है रामनवमी को जो जुलूस निकला था, जो कि किसी भी समय में इतिहास में बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। रामनवमी को जो जुलूस निकला 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, वो जुलूस सिर्फ जुलूस नहीं था, वो जुलूस एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल था। उस जुलूस की अगुवाई डॉक्टर हाफिज बशीर ने की सबसे आगे। अब देखिए, रामनवमी का जुलूस है और अगुवाई कौन कर रहा है? डॉक्टर हाफिज बशीर कर रहे हैं। और उसमें हिंदू लड़के भी चल रहे हैं, मुसलमान लड़के भी चल रहे हैं, और एक उस जमाने में हिंदू पानी और मुस्लिम पानी का एक कॉन्सेप्ट होता था। ये आपने शायद फिल्मों में भी देखा होगा, गदर जैसी फिल्मों में स्टेशन के जो सीन होते हैं उस पर, या गर्म हवा जैसी फिल्मों में स्टेशन के सीन होते हैं। स्टेशन पर एक घड़ा रखा होता है, इस पर लिखा होता है हिंदू पानी, और एक लिखा होता है मुस्लिम पानी। तो उस जमाने में हिंदू लोग और मुसलमान लोग एक घड़े से पानी नहीं पीते थे। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी वाले दिन अमृतसर ने ये हिंदू पानी और मुस्लिम पानी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। वहां से हिल गई थी गोरी सरकार, क्योंकि ऐसा इत्तेहाद जब पहले हुआ था ना, तो वो 1857 में हुआ था। तो उनको वो मेमोरी याद रखी। 1857 बहुत पीछे नहीं है इतिहास में 1919 से, तो वो कल्चरल मेमोरी थी उनके अंदर। और ये जब मैं सवाल पूछता हूं ना कि अमृतसर क्यों, अमृतसर इसलिए क्योंकि अमृतसर ऐसी मिसाल पेश कर रहा था जिससे गोरी सरकार की जो वो थी ना, फूट डालो और राज करो वाली नीति, उसकी जड़ों पे अटैक हो रहा था, उसकी जड़ों पे हमला हो रहा था। इसलिए अमृतसर में ये घटना होती है। तो 9 अप्रैल का जो रामनवमी का जुलूस है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। हर युग में इंपॉर्टेंट है, इस युग में भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप छोटी छोटी चीजें, जब आप कौम के लिए, देश के लिए अपने जो पर्सनल, धार्मिक कह लो या कल्चरल कह लो या किसी भी किस्म के जो प्रायोरिटीज है उसको छोड़ देते हो और इकट्ठे हो जाते हो। और मुखालिफत भी हुई होगी उस जमाने में, तो उसको फिक्शनलाइज किया उस सीन को। तो लेकिन वो फिक्शनलाइज किया है सीन, मुस्लिम मीटिंग दिखाई है, हिंदू मीटिंग भी दिखाई है नॉवल के अंदर, बातचीत भी हुई है, लेकिन फैक्ट है वो जुलूस निकला था। उस जुलूस को माइल सर्विंग ने अपनी कोतवाली की छत से देखा था। उसमें एक बड़ा मजेदार तथ्य है जो इसमें नहीं है, आपसे शेयर करता हूं
जब ये जुलूस निकलता है जिसको बड़ा मंदिर बोलते हैं, दरबार साहब के पास ही है, और वहां से कोतवाली का कोई 200 मीटर का है जिसको टाउन हॉल बोलते हैं, उसकी छत से माइल्स सर्विंग ने इसको देखा। जब उसने इसको देखा तो जो बैंड बजा चल रहे थे ना, उन्होंने भी शरारत की, उन्होंने गॉड सेव द किंग बजाना शुरू कर दिया। तो माइल्स सर्विंग और जितने और गोरे थे वो भी एकदम अटेंशन हो गए। तो इस किस्म की इस ये नॉवल में तथ्य नहीं है, लेकिन आपको ये जस्ट बताने के लिए कि किस तरह से वो एक पूरा का पूरा शहर ही एक ही सुर में गाना शुरू हो गया था, एक ही सुर में बोलना शुरू हो गया था। कोई हिंदू नहीं रहा था, कोई मुसलमान नहीं रहा था, कोई सिख नहीं रहा था, सब के सब उस वक्त भारतीय बन गए थे, और उनको ये था कि ये रॉलेट एक्ट को हटाना है और ये गोरों को निकालना है। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो जो हिस्ट्री है उसको, थैंक यू उर्वशी, हाय, उसको उसके साथ छेड़छाड़, जो जो जिम्मेदारी की बात कर रहा था, उस छेड़छाड़ नहीं हो सकती। एक एक ऐतिहासिक, तो 10 तारीख को जो अब जलियांवाले बाग में गोली चली सब जानते हैं, लेकिन 2 दिन पहले 10 तारीख को भी जो अमृतसर का एक लैंडमार्क है जिसको हम भंडारी पुल बोलते हैं, उस समय उसको रेलवे कैरिज ब्रिज बोलते थे, वहां पर भी गोली चली, वहां 20 लोग मरे। तो हेलो नीरज, थैंक यू। तो अच्छा, आपका सवाल है, मैं 1 मिनट आता हूँ नीरज आपके सवाल पर। तो वहां पर 20-25 लोग मरे 10 अप्रैल को, एक नरसंहार वहां भी हुआ, उसके बारे में नहीं पता था लोगों को, तो उसको भी मैंने इसमें दर्ज किया है और उसको भी फिक्शनलाइज करके उसकी कहानी बनाई है, लेकिन वो फैक्ट है, उस फैक्ट के साथ छेड़खानी नहीं है। तो नीरज आप पूछ रहे हैं कि जलियांवाले बाग में क्यों, वो आपको, आपने शायद लेट ज्वाइन किया, बता रहा था कि जलियांवाला बाग में पब्लिक मीटिंग होना एक आम बात थी। तो ये पिछले 15 दिनों में ये तीसरी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ये तीसरी मीटिंग थी। 30 मार्च को हुई, 6 अप्रैल को भी हुई और 13 अप्रैल को भी हुई। तो इसलिए जलियांवाले बाग का जो वो है अमृतसर में जो खास तौर पर मीटिंग्स होती थी वो जलियांवाले बाग में। जलियांवाले बाग नहीं है कुछ भी, उस वक्त सिर्फ एक मैदान था। और जलियांवाला इसलिए बोलते थे कि नाबे का एक बंदा था, उसका गांव था जल्ला। तो महाराजा रणजीत सिंह ने, वो महाराजा रणजीत सिंह की फौज में था, तो उसको वो बाग उपहार किसी वजह से उसको दिया था, तो वो जल्ला गांव था, तो वो जल्ला से बना जलियां, और जलियां वाला बाग इसलिए बन गया। तो वो एक एक कुछ उसमें था नहीं, कोई ऐसा बाग नहीं था जैसे वो मुगलों के बाग होते हैं, बस एक खाली मैदान था, उसके चारों ओर दीवार है और कुछ नहीं। तो इसलिए उसको जलियांवाला बाग, तो खाली मैदान था, तो जहां खाली मैदान होगा और श्री हरमंदिर साहब के बिल्कुल पास में था, तो ऑब्वियसली उससे अच्छा और कौन सी जगह हो सकती है पब्लिक मीटिंग करने के लिए, आम सभा करने के लिए। तो वहां पर आम सभाएं होती रहती थी, कोई नई बात नहीं थी। आज बात कर रहे थे जिम्मेदारी की। अच्छा, तो अभी एक जिम्मेदारी तो ये आ गई, दूसरी जिम्मेदारी ये है क्योंकि हम साहित्य लिख रहे हैं तो हमें लोगों को मनोरंजन भी प्रदान करना है। मतलब मैं नॉन फिक्शन तो नहीं लिख रहा, वैसे नॉन फिक्शन वालों को भी जो है वो मनोरंजन प्रदान करना पड़ता है, लेकिन हमारा काम तो और बढ़ जाता है ना, हमें तो लोगों तो भावना ट्रांसफर करनी होती है। तो वो एक दूसरी जिम्मेदारी है कि मुझे इंफॉर्मेशन भी देनी है, सूचना भी देनी है, इतिहास भी बताना है, और उसके साथ साथ लोगों के साथ मुझे एक भावनात्मक स्तर पर जुड़ना भी है, ट्रांसफर ऑफ इमोशन भी होना है, कैरेक्टराइजेशन भी करनी है। तो कहानी को मनोरंजक भी बनाना है, और वो मनोरंजक बनाने के जो जो उसके आयाम होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उन सब के बीच में रहना है। टेंशन, इंटर वो कैरेक्टराइजेशन भी 3 डायमेंशनल चाहिए, कैरेक्टर्स की टेंशन भी चाहिए, सीन की टेंशन भी चाहिए, और सस्पेंस भी चाहिए। जो मेरा पाठक है वो अगला पन्ना फटाफट पलटे, और अगर उसको नींद भी आ रही है तो उसको हो कि मैं सुबह उठ के दोबारा से इसको फिर से पढ़ना शुरू करूं, या बोले कि चलो छोड़ो नींद आ रही है लेकिन चलो 10 पेज और पढ़ लेता हूं यार, वो वाली टेंशन भी रहे। तो वो मनोरंजन वाला जो है एस्पेक्ट वो भी रहना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो वो एक्यूरेसी और फिर जिम्मेदारी, तो ये दोनों चीजों को जोड़ना जो है वो एक मेरी जिम्मेदारी है कि जो 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 पढ़ रहा है उसको मनोरंजन भी हो और उसे सूचना भी मिले, अच्छी सूचना मिले, पुख्ता सूचना मिले, उसके लिए डट के रिसर्च की जाए और फिर उसका मनोरंजन भी किया जाए।
तो ये जिम्मेदारी रहती है। फिर जिम्मेदारी रहती है जब आप इतिहास लिख रहे होते हो तो उस इतिहास को जिन लोगों ने जिया है उनके प्रति बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी होती है। बड़ा ही आपको खुद ही ये महसूस करना पड़ेगा जब आप कभी, अभी भी मैं शहर रहा हूँ आपसे बात करते हुए, जब मुझे वो सुंदर सिंह की पेंटिंग जिसका जिक्र मैंने इसमें भी किया है, 15 साल का लड़का था, उसके उसके उनके पोते हैं सुरिंदर सिंह, आर्ट हेरिटेज नाम की एक दुकान चलाते हैं अमृतसर के आर्ट में। उस खानदान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हाथ है। वो जब उनको मिला और वो सुंदर सिंह की वो जो पेंटिंग जो उसने 12 तारीख को जो स्केच बनाया था जिसको उसने पूरा करना था आकर, और वो 13 अप्रैल को वहाँ चला जाता है और फिर वो वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आता, और वो जो 12 अप्रैल को बनाई हुई पेंटिंग को जब देखा, छुआ, तो एक जिम्मेदारी आ गई कि हाँ, सुंदर सिंह और जितने भी लोग हैं उस घटनाक्रम, उस नरसंहार से जो प्रभावित हुए, जो जिंदा भी हैं, जो शहीद भी हुए, उनके प्रति भी एक जिम्मेदारी है कि उनकी कहानी मुझे पहुंचानी है दुनिया तक। वो बहुत भारी है, उस जिम्मेदारी उसको निभाना बहुत 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 मुश्किल काम है। मुझे नहीं पता किस हद तक निभा पाया हूँ, लेकिन जितना भी कर पाया, जितनी हिम्मत दी मुझे वो। और विकास पूछ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री में हमने कैसे बनाया, तो विकास मैं उस पर भी आता हूँ 1 मिनट में। तो वो विकास मेरे साथ थे, विकास कौहल, डीएवी यूनिवर्सिटी के। हम दोनों ने मिलकर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए इंग्लिश में हमने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है वो। इसी 13 अप्रैल को मैं यूट्यूब पे शायद उसको रिलीज़ कर दूंगा, अगर यूट्यूब ने मुझे रिलीज़ करने दी तो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनकी यादें हैं, उनकी 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 जो प्रेजेंस है वहाँ पर, उसको महसूस करना। आप अगली बार जब जलियांवाला बाग में जाएंगे ना, तो फोटो वोटो मत खींचिएगा, रुक जाइएगा थोड़ी देर के लिए, टिक जाइएगा थोड़ी देर के लिए, और महसूस करिएगा उस एहसास को कि आपको बंद कर दिया गया है और गोलियां चल रही हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। एक ही छोटी सी गली है जहाँ से आप बाहर जा सकते हो, या दीवार फांद के जा सकते हो। उसको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर जज्ब करना, फिर आपको वो जो भार आप अपने ऊपर महसूस करेंगे ना, वो भार लेके चलना पड़ता है ऐतिहासिक साहित्य लिखने के चक्कर में। तो उनके प्रति जो है वो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि उस कहानी को जो लिखा जाए। विकास ने पूछा कि हाँ, इसको हमने डॉक्यूमेंट्री में कैसे बनाया, तो मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री अभी हमने रिलीज़ नहीं की है, लेकिन हम जल्दी कर देंगे, शायद इसी 13 अप्रैल को कर दें। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते थे तो उनके लिए ये, क्योंकि जो फैक्ट सामने आ रहे थे तो इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, हमने सोचा। तो विकास और मैं, हमने और कुछ और लोग थे, एक इसका स्टूडेंट था शिवचरण, कुछ और स्टूडेंट थे, हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। मैंने लिखी, विकास ने शूट की मेरे साथ, इसने कैमरा चलाया। तो वो डॉक्यूमेंट्री द मैसेकर एट अमृतसर, जलियांवाला बाग 1919 भी तैयार है, जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। तो आप उसके लिए थोड़ा सा बस, लेकिन जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए ये दस्तावेज़ बहुत अच्छा बनाया है। अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारियाँ हैं और वो चुनौतियाँ मैंने आपसे बात कर ली। तो इसके अलावा हाँ, एक जिम्मेदारी, आखिरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे, जो मैंने पहले बताया कि अपने इतिहास को भी जीना है, अपनी जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, उनको भी रखना है साथ में, और उसके साथ साथ जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता है उसके, मतलब उस अपने आप को बीच में बहुत ज़्यादा नहीं लेके आना है। वो भी एक जिम्मेदारी है मेरी कि ये कहानी उनकी रहे जिनकी मैं सुना रहा हूँ, मेरी ना बन जाए। मुझे अपनी कहानी नहीं सुनानी है। मेरी कहानी सुनानी होगी तो मैं किसी और तरीके से लिख लूँगा। वो अलग किस्म की का साहित्य होता है, वो मैं उसमें लिख लूँगा। आपको पता है, आप सब साहित्यकार हैं, पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक साहित्य में मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, ऐतिहासिक साहित्य में मैं उसको नहीं लेके आऊँगा। तो बस यही मेरी जिम्मेदारियां थी। मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता नहीं है, आप जज हैं
कि इस बुक के अंदर वो किस हद तक जो है वो मैंने जिम्मेदारियों को पूरा किया है। चुनौतियों की बात भी मैंने आपसे कर ली, और आपके साथ बात करके मज़ा ही बहुत आया। बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आते रहे जाते रहे, और भी बढ़ रहे हैं। तो या अभी कोई और आपका प्रश्न हो, कुछ हो, तो मैं आपके साथ हूँ। वरना यहाँ चिलेवा के ठंडे ठंडे मौसम से आपके यहाँ के लॉकडाउन से आपके लॉकडाउन तक हमारा ताना बाना बना हुआ है। एक मामले तो पक्का हो गया, पूर्व हो या पश्चिम हो, सबके सब हैं लॉकडाउन के अंदर ही। ये कोरोना ने सबको समतल बराबर कर दिया है, किसी का कोई फ़र्क नहीं रहा है। आप भी घर के अंदर बंद हैं, हम भी घर के अंदर बंद हैं, और सबके सब वैसे के वैसे ही हैं। तो या इस यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपका कोई सवाल हो या कोई कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर बताइए, वरना मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजपाल एंड सन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आपसे बातचीत करने का। बड़ा मज़ा आया। मैं ज़िंदगी में पहली बार ये किया है, मैं फेसबुक पे लाइव कभी नहीं गया हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा लेट हो गया। हम टेक्निकलिटी से लेट हुए थे। मैं उठ गया था टाइम पे, मैं उठता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन फिर भी मैं उठ गया था टाइम पे। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हमें ये दिक्कत आई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और नमस्कार। आपका कोई सवाल है तो मैं थोड़ी देर के लिए और आपका इंतज़ार कर लेता हूँ, नहीं तो हम इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। उर्वशी पूछ रही हैं कोई नया प्रोजेक्ट है आपके माइंड में? हाँ उर्वशी, एक प्रोजेक्ट है, हिस्टोरिकल फिक्शन का है। मैंने बात की थी जब मैं पंजाब में 80 के दशक में बड़ा हुआ हूँ। तो तुम तो बच्ची हो, तुम तो पैदा भी नहीं हुई थी शायद, लेकिन हमने उस आतंकवाद को जिया है। तो उस आतंकवाद से रिलेटेड एक, जैसे मैंने बताया कि मेरी उम्र 13 या 14 साल थी, 13 और 14 के बीच में थी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो उसको 13 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर कहानियां लिख रहा हूँ। कहाँ शॉर्ट स्टोरीज का प्रोजेक्ट है, छोटी कहानी है, शॉर्ट स्टोरीज में लिख रहा हूँ। थैंक यू संगीता, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।